हेलो। देखिए, आपका सेक्शन 6 चल रहा था आईपीसी में। और अभी आपका सामान्य बातें ही चल रही थी। सेक्शन 6 की कोरिलेशन चल रहा था कि जब भी आप सेक्शन 6 पढ़िए तो कौन कौन सेक्शन आप जोड़कर इसके साथ पढ़ेंगे, वो सेक्शन हमने आपका बताया। और सेक्शन 6 आपका अध्याय 4 की कुंजी है, ये भी याद रखिएगा। बैरक पर भी लिख लेना चाहिए कि अध्याय आपका मने अध्याय 4 की कुंजी कौन है, तो सेक्शन 6 है। अब क्यों कुंजी है, आपका इस पर गौर किया जाए, बताया भी गया। अब क्यों सेक्शन 6 को अध्याय 4 की कुंजी कहा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 6 ये बता देता है कि जो अध्याय 4 में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक में जो प्रावधान किए गए हैं, ये सभी अपराधों, दृष्टांतों, अपवादों इत्यादि के नीचे लिखे हुए माने जाएंगे, भले उन्हें लिखा न गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ऑफेंस हैं, उन सभी अपराधों की परिभाषाएं इत्यादि आपका उनके नीचे 76 से 106 लिखा हुआ माना जाएगा, भले वहाँ दोहराया न गया हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि चोरी के अपराध में 76 से लेकर 106 तक का बचाव लिया जा सकता है। लेकिन धारा 6 इस बात को क्लियर बता देती है कि 76 से 106 भले किसी सेक्शन के नीचे न लिखा गया हो, लेकिन लिखा गया माना जाएगा। और सभी अपराधों में इनका क्या लिया जा सकेगा, अभियुक्त द्वारा बचाव। इसीलिए सेक्शन 6 किस अध्याय की कुंजी हो गई, आपका अध्याय 4। अब एक बार पढ़ देना है। देखिए, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना, यानी कि जितनी परिभाषाएं हैं वे अपवाद के अध्याधीन रहेंगी। अपवाद को भी उसमें शामिल माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उन धाराओं के नीचे अपवादों को लिखा गया है। देखिए, अब इस संहिता में सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, अपराध की हर परिभाषा, अपराध की हर परिभाषा तुरंत यहीं अटैक करना है। अपराध की परिभाषा दे दीजिए कॉपी उनको। अपराध की प्रत्येक परिभाषा तो तुरंत यहीं क्वेश्चन निकाल लेना है कि अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है। धारा 40 में अपराध का मतलब क्या हुआ, जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत हो, जो स्थानीय विधि के तहत हो, उपर्युक्त सभी। तो अभी कंसेप्ट बताया गया था, क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी। इसका मतलब ये हुआ कि 76 से लेकर 106 तक का बचाव सभी अपराधों में लिया जा सकेगा। अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध, हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। दोहराया न गया हो का मतलब कि भले ही उन धाराओं के नीचे 76 से 106 को लिखा न गया हो, यानी कि भले ही उन धाराओं के नीचे इनको लिखा न गया हो। तो ये आपका मैंने बताया भी जा चुका है। दो दृष्टांत दिए गए हैं। और पहला दृष्टांत देखिए, इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु
ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु चूंकि परिभाषाएं 76 से लेकर 106 के अधीन हैं, अतः 82 लागू होगा और ये माना जाएगा कि चाहे कोई भी अपराध हो, 7 वर्ष से कम का बालक है तो कौन सी धारा का बचाव ले सकता है? 82 का, भले दोहराया ना गया हो। इसके बाद आपका पुलिस अफसर, ये दृष्टांत पहला ही पूछा जाता है ज्यादा। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। ये भी आपका कभी आज तक पूछा नहीं गया है। एक लाइन बस जान लीजिए कि अगर एक बार किसी शब्द को स्पष्ट कर दिया गया है तो जहाँ जहाँ भी वो शब्द आए उसका मतलब भिन्न निकाला जाएगा कि वही निकाला जाएगा वही। सेक्शन 8 लिंग यानी कि जेंडर को परिभाषित करती है। आपका ये भले एमपी में पूछा गया है कि लिंग को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 8 में देखिए, पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी अगर पुल्लिंग वाचक शब्द हैं तो वहाँ आपका स्त्रीलिंग वाचक शब्द भी उसमें समाहित माना जाएगा, यानी कि नर और नारी दोनों माने जाएंगे। भले स्त्रीलिंग शब्द न लिखा गया हो, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर बेयर एक्ट में कहीं भी ये स्पष्ट लिखा गया हो कि ये अपराध केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है तो वहाँ स्त्री न मान लीजिएगा। जैसे कि आपका 354 हो गया, 354 AIPC, 354 B, 354 C, 354 D इत्यादि जो से 509 हो गया इत्यादि जो सेक्शन है उसमें स्पष्ट क्लियर कट लिखा गया है कि केवल मेल द्वारा किसके प्रति अपराध किया जा सकता है, फीमेल के प्रति। वहाँ सेक्शन 8 अप्लाई नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में लिखा गया है तो सेक्शन 8 लागू नहीं होगा, और नहीं लिखा गया है तो मेल फीमेल क्या माना जाएगा? दोनों, मेल में फीमेल भी शामिल है। सेक्शन 9 वचन को परिभाषित करता है, नंबर को परिभाषित करता है। फिर आ गया कि जहाँ एक वचन दिया गया हो, अगर विपरीत इरादा प्रतीत न हो तो बहुवचन भी वहाँ माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब एक वचन बहुवचन का द्योतक है, यानी कि लेकिन, लेकिन भी लगाना है। अगर कहीं स्पष्ट रूप से कानून में लिख दिया गया हो कि एक वचन नहीं बल्कि यहाँ बहुवचन ही काम करेगा तो वहाँ भाई एक वचन का मतलब एक वचन न मार दीजिएगा, सिंगल नहीं, बल्कि वहाँ एक से अधिक व्यक्ति मारिएगा। तो कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जहाँ व्यक्तियों की संख्या अधिक होनी चाहिए? तो 3-4 अपराध मैं बता रहा हूँ। पहला तो 134 हुई सेक्शन, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए यानी कि बहुवचन। इसके बाद 141 हो गई, विध विरुद्ध जमाव 5 व्यक्ति, 146 बलवा उसमें भी 5 व्यक्ति, 100 आपका 49 सामान्य उद्देश्य उसमें भी कम से कम 5, 159 दंगा उसमें भी कम से कम 2 व्यक्ति। इसके बाद आपका डकैती हो गई, उसमें भी कम से कम कितने व्यक्ति? 5 इत्यादि इत्यादि का, यानी कि कुल मिलाकर अगर बेयर एक्ट में कहीं लिखा हो कि कम से कम इतना होने ही चाहिए तो वहाँ एक व्यक्ति काम नहीं करेगा, बल्कि कम से कम उतने व्यक्ति होने ही चाहिए। और नहीं लिखा है तो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी।
अब सेक्शन 10 आपका पूछा जाता है मेल फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री। अभी आपका इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सेक्शन 10 को। स्त्री और पुरुष की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो स्त्री और पुरुष का मतलब कि किस आयु की स्त्री पुरुष, तो यही पूछा गया है 10 साल से कम, 20 साल से कम, 7 साल से कम, किसी भी आयु की स्त्री और पुरुष। क्या मार्क कराएंगे, किसी भी आयु की स्त्री पुरुष, लेकिन अब लेकिन भी लगा कर चलना है। अगर आईपीसी में किसी सेक्शन में स्पष्टतया एज दे दी गई है तो सेक्शन 10 वहां अप्लाई नहीं करेगा और उस आयु की स्त्री और पुरुष ही माना जाएगा। फिर एक बार समझिए, सामान्य नियम ये है कि अगर कहीं भी मेल शब्द आए तो चाहे 1 मिनट बच्चा पैदा हुआ हो या बूढ़ा आदमी हो, मरने की कगार पर हो, वो माना जाएगा मेल। और स्त्री में भी यही माना जाएगा, किसी भी आयु की। यही पूछा गया था भाई, किसी भी आयु। लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जहां ये एज स्पेशली दी गई है, वहां आप किसी भी हाल में किसी भी आयु का न मार दीजिएगा व्यक्ति। जैसे कि किडनैपिंग में, यानी कि व्यपहरण में, अगर पुरुष हैं तो 16 साल से कम और स्त्री हैं तो 18 साल से कम होनी चाहिए। तो यहाँ एज स्पष्टतः क्या है, निर्धारित। तो किसी भी आयु का यहाँ न मार दीजिएगा, किडनैपिंग हो सकते हैं, किसी आयु का नहीं। स्त्री हैं तो कितने से कम हो, 18, और पुरुष हैं तो 16। इसके साथ 293, ये 35, ये 935, ये 360 में आएगा भाई, नहीं 361। ये जो हम बता रहे हैं ये 361 हम बता रहे हैं, सेक्शन भी बताते रहे। इसके बाद आपका 293 एक पढ़ना है, यूपी में आया है कि आपका किसी तरुण को अश्लील सामग्री दिखाइए बेचिए। तो यहाँ तरुण का मतलब क्या होगा, तो जो 20 वर्ष से क्या हो, कम। 18 दे देगा, 19 दे देगा, 21 दे देगा, 20 दे देगा। तो ये यूपी एपीओ में आ चुका है। तरुण का मतलब कितना हुआ, जो 20 ईयर से क्या हो, कम। दुराचार के मामले में 18 वर्ष से कम की स्त्री है तो उसकी सम्मति कोई बचाव नहीं देगी। तो यहाँ भी एज का निर्धारण किया गया है। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि अगर कहीं बेयर एक्ट में स्पेशली एज दी गई है तो ये सेक्शन 10 वहाँ काम नहीं करेगा। और स्पेशली चूंकि एज अलग से दी गई है, और कहीं कोई एज न दी गई हो और पुरुष आ जाए या स्त्री आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष या स्त्री का मतलब ये हुआ कि किसी भी आयु का पुरुष और स्त्री। भाई याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद 11 आया जाए, व्यक्ति भी काफी पूछा गया है कि पर्सन का मतलब क्या हुआ। यहाँ से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है। तो व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक हम लोग जैसे प्राकृतिक, और दूसरा आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी। तो यहाँ जो 11 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है वह प्राकृतिक व्यक्ति को समाहित करती है कि बनावटी की, दोनों दोनों। अब व्यक्ति में कौन शामिल है, तो हम लोग तो शामिल हैं ही। कोई कंपनी या संगम, चाहे व्यक्ति निकाय यानी कि व्यक्तियों की बॉडी, यानी कि व्यक्तियों का समूह, चाहे वह निगमित हो या न हो, निगमित न आए तो चाहे वह पंजीकृत हो या न हो, यानी कि चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न हो। तो क्वेश्चन देखिए मॉडल प्री का कैसे बना है। व्यक्ति शब्द की परिभाषा आईपीसी में कहाँ दी गई है, 11। व्यक्ति में कौन शामिल है, तो दे देगा कंपनी, संगम, व्यक्तियों का निकाय, निकाय माने बॉडी, समूह, उपर्युक्त सभी,
तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, व्यक्ति में कंपनी व्यक्ति में शामिल हैं कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय, और दे देगा इसके आगे ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो रजिस्टर्ड होने या निगमित होने या पंजीकृत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताइए, व्यक्ति की परिभाषा सीमित दायरा रखती है कि व्यापक? व्यापक। अब इसी में आपका क्वेश्चन बनता है, मानव वध बनता है, होमोसाइड का, कि मानव वध क्या है। तो कभी भी आप ये न कहिएगा कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध करना, ये न कहिएगा। आपको ये बताना है कि किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना, यानी कि किसी मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना ही मानव वध कहलाता है। तो क्यों हम व्यक्ति को हटा दिए? क्योंकि सेक्शन 11 में कंपनी भी व्यक्ति हैं, संगम भी व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह भी व्यक्ति हैं, और ये जो कंपनी, संगम इत्यादि हैं, ये कहीं ये आर्टिफिशियल हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है, ये तो बनावटी हैं। कहीं ये न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, न हत्या कर सकते हैं। तो ये कैसे हत्या कर देंगे? तो जब भी पूछे, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि होमोसाइड क्या है, मानव वध क्या है, मानव हत्या क्या है, तो एक लाइन जवाब दीजिएगा, किसी मानव द्वारा दूसरे मानव का क्या करना, वध करना ही मानव वध कहलाता है। व्यक्ति बिल्कुल यूज न करिएगा, क्योंकि व्यक्ति में फिर मैं बता दूं क्या शामिल है, कंपनी भी, और कंपनी किसी की हत्या नहीं कर सकती। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन निकल रहे हैं। आइए 12 देखा जाए। सेक्शन 12 में पब्लिक या लोक को परिभाषित किया गया है। तो बस प्री के लिए पूछ सकता है, पब्लिक को कहाँ परिभाषित किया गया है? आपका सेक्शन 12 में लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। लोक यानी कि पब्लिक, पब्लिक माने जनता का समूह, या यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों का कोई क्लास, यानी कि वर्ग, या व्यक्तियों का जो समुदाय है, यानी कि बहुत से व्यक्ति जब मिल जाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? पब्लिक। सुने भी होंगे, हमारा संविधान भी कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। भारत के लोग मतलब कि आम लोग, पब्लिक। भारत के लोग मतलब क्या? भारत के पब्लिक। इसके बाद आपका कहावत भी कही जाती है कि ये पब्लिक हैं, सब जानती हैं। तो पब्लिक मतलब आम जनता, याद रखिए। तो कई अपराध ऐसे होते हैं जो आपका लोक या आम जनता के प्रति होते हैं। अब कुछ अपराधों को देखिए, जैसे कि सबसे अच्छा है पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक उपताप। ये किसके प्रति होता है? पब्लिक के। इसके बाद आपका तमाम ऐसे अपराध हैं, उतना नहीं बताया जाएगा, आगे हमें पढ़ाना है। अगला देखिए आपका सेक्शन 13 है, क्वीन की परिभाषा। ये अब निश्चित कर दिया गया है, पढ़ना नहीं है। सेक्शन 14 है, सरकार का सेवक। तो पहले 14 न पढ़ के आप 17 पढ़िएगा, फिर 14 पढ़िएगा। देखिए आपका धारा 17 में गवर्नमेंट परिभाषित है, सरकार परिभाषित है। सरकार का मतलब पूछा जाता है, सरकार का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों। दोनों। अब इसी को कोरिलेट करना है, बैरक पर ही लिखते रहे कुछ। आपका 55A, आईपीसी की धारा 55A, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार। तो अगर ये दे
कि सरकार या गवर्नमेंट की परिभाषा आईपीसी के किस धारा में, तो 17 मारिएगा और ये दे। अभी झारखंड में पिछली बार एपीओ में आया था कि समुचित सरकार की परिभाषा की धारा में, तो आपको इसी पर कोरिलेट कर लाना चाहिए 55A। तो समुचित सरकार में कौन सरकार शामिल है, तो वहाँ भी सरकार दो ही तो होगी, कौन कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो दोनों परिभाषा सेम ही है। आपका सरकार में कौन शामिल है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। समुचित सरकार में कौन शामिल है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। सरकार की परिभाषा किस धारा में, 17 में, और समुचित सरकार की परिभाषा 55A। ये जो 17 वाली सरकार है, ये जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेगी, वेतन देगी, वह सेक्शन 14 में यानी कि 14 में सरकार का सेवक कहा जाएगा। तो फिर क्रम बनाइए। सरकार की परिभाषा की धारा में 17 में, सरकार का सेवक की धारा में 14 में, सरकार द्वारा सरकार का सेवक नियुक्त किया जाता है और क्या दिया जाता है, पैसा। देखिए धारा 14 भाई। सरकार का सेवक, सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अफसर या सेवक का द्योतक है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी जमाने के लोक सेवक या सरकारी अफसर थे, उनको भारत सरकार ने एडाप्ट कर लिया, वह भी सरकार के सेवक माने जाएंगे। और फिर आपका जो नए लोगों को सरकार के सेवक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उन्हें भी सरकार का सेवक माना जाएगा। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग एपीओ बन गए, तो आप लोग सरकार के क्या माने जाएंगे, सेवक। आपका लेकिन अगर जे बन गए तो सरकार के सेवक नहीं हैं, यानी कि न्यायाधीश सरकार के सेवक नहीं हैं, लेकिन एपीओ सरकार का सेवक हैं। वो अलग बात है, क्यों नहीं आगे बताया जाएगा, उतना भी डिटेल में नहीं जाना है। आपका आएगा आगे तो बताया जाएगा, वो संविधान में मामला चला जाएगा, लंबा खिंच जाएगा। तो यानी कि सरकार के सेवक को सरकार अपॉइंट करती है, सरकार उसको वेतन देती है और सरकार बर्खास्त भी कर सकती है, ये भी याद रखिए। इसके बाद आपका 17 के बाद आपका आ जाइए 18, भारत की परिभाषा। जो इंडिया की परिभाषा दी गई है जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी लागू कर दी गई, लेकिन सेक्शन 18 में अभी भी परिभाषा बदली नहीं गई। अब ये हो सकता है विधायिका ने ये सोचा हो कि जब सेक्शन 1 में हम संशोधन कर दिए और ये लिख दिए कि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया और अब ये आ गया कि आईपीसी संपूर्ण भारत में क्या है, लागू है, तो ऐसी दशा में हो सकता है कि छूट गई हो परिभाषा में संशोधन। तो यानी कि इंडिया की परिभाषा कहाँ दी गई है, बस एक लाइन, सेक्शन 18। इसके बाद 19 आपका पिछली बार क्वेश्चन बना था कि न्यायाधीश की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका 19 में इसमें आपका दृष्टांत पूछा जाता है। दृष्टांत आपका ये पूछा जाता है कि कौन न्यायाधीश नहीं है, तो 4 दृष्टांत दिए गए हैं और रट्टा मारकर कौन दृष्टांत जाना है, चौथा। देखिए आपका किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ कमिटल करने, उपार्पण करने, सुपुर्द करने का पावर है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट
न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये क्वेश्चन अंदर से भी पूछा जाता है। वैसे यूपी 2 मॉडल बने हैं, फिर हम डायरेक्ट इसको शुरू करें। पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए। 2 मॉडल बने हैं। पहला मॉडल बना है जो 2015 यूपी एपीओ प्री में आया था कि न्यायाधीश को या जज को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 19। दूसरा जो क्वेश्चन आपका जे में बना है कि निम्नलिखित दृष्टांतों में से किसे न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, तो कौन सा दृष्टांत आप कवर करेंगे? आपका चौथा। कौन सा दृष्टांत? अंडरलाइन बेरक पर करते रहिए। चौथा दृष्टांत। अब देखिए हाँ, तीसरा अगला क्वेश्चन, आईपीसी के तहत न्यायाधीश में कौन शामिल है? मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइएगा। यानी कि आईपीसी मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश को एक ही मानती है और दोनों का नाम क्या लिखा गया है? न्यायाधीश। याद करिए, हो सकता है अगला क्वेश्चन बन जाए कि 19 में कौन है, क्या मजिस्ट्रेट न्यायाधीश में शामिल है कि नहीं? तो क्या मार कर आएंगे? शामिल है। देखिए भाई, आपका न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो। इसको कल बताया जाएगा भाई आपका। कल क्लास चलेगा भाई आपका। थोड़ा बीच बीच में मौसम के कारण थोड़ा ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ही बताया जा रहा है कल क्लास चलेगा।